आज भी कह रहे हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा का ईएम वाले सिर्फ 14,000 प्लस लोग हैं। जी, क्या रीज़न? अगर मैं अपना नज़रिया बताऊं, देयर आर टू वेज आप ये अप्रोच कर सकते हो। यू वांट टू डू इट द राइट वे और यू वांट टू विन। दोनों अप्रोच बहुत अलग होता है। इफ़ यू वांट टू डू इट द राइट वे, हमारे इंडस्ट्री में फिर एक ही रूल होता है, व्हाट इज राइट फॉर द कस्टमर इज राइट फॉर अस। तो ग्रोइंग एयूएम एंड गिविंग रिटर्न्स आर टू डिफरेंट थिंग्स इज माय लर्निंग। जी, जो बड़ा बनना चाहते हैं वो क्लाइंट का पूरा वॉलेट लेने की कोशिश करें, तभी आप बड़ा बन सकते। बट यू कैन नॉट बिकम बिग बाय सेलिंग वन एसेट क्लास। तो सर जिनका 10 करोड़ से जिन्होंने 1000 करोड़ का ईएम किया, वो एमएफडी जिनको आप जानते हैं, तो उन्होंने क्या बदलाव किया? माइंडसेट चेंज किया या अपना बिजनेस मॉडल चेंज? अगर आपका 100 करोड़ का ईएम है तो आप ही का क्लाइंट बेस में 1000 करोड़ है। आपके पास 900 करोड़ नहीं है क्योंकि आप सजेस्ट ही नहीं कर रहे। राइट। जो सबसे छोटा पार्ट ऑफ योर क्लाइंट्स मनी, उसमें आप फाइट मार रहे हो। लेकिन द पर्सन हु इज अबव 500 करोड़, उनका बिहेवियर इज दे सेल 60% इक्विटी। वाह। उन्होंने गेम चेंज किया। फ्रॉम वन एसेट क्लास दे वेंट टू एसेट एलोकेशन। क्लाइंट आपके लिए भगवान है, खत्म। जिस दिन आपके मुंह में ये आ गया कि क्लाइंट मांग रहा है मैं क्या करूं, उस दिन आपका बिजनेस खत्म है। तो बिजनेस रिटर्न का नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट का हो। ट्रस्ट का। और ट्रस्ट आप 30 साल लगाओगे बनाने के लिए, 1 मिनट में तोड़ सकते हैं। किसी का भी फाइनेंशियल प्लान में स्टार होता है उसका फाइनेंशियल गोल, लेकिन जो आदमी एक इन्वेस्टर को अपने गोल तक लेके जाता है वो रॉक स्टार होता है। तो आपने जैसे बताया कि ये लोग फिनटेक में जा रहे हैं, तो मुझे आज के दिन में डायरेक्ट प्लान्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एआई है, तो ऐसे में एमएफडी कितना रिलेवेंट? और आपने 5 रूल क्या होने चाहिए नेक्स्ट 100 करोड़ किसी को बनाना, बिलियनर कोड रूल? स्वागत है स्वरूप सर आपका बिलियनर कोड मास्टर क्लास में। सर आप इतने सालों से हैं, मतलब अभी मैंने कल ही आपका पढ़ा 15 इयर्स विद मेराई, बट इस इंडस्ट्री में आपको आई थिंक 30 इयर्स प्लस हो गए। 32 इयर्स। तो एमएफडीज के साथ में काम करते हो, तो जरा स्टार्टिंग से कुछ बताइए अपने बारे में। और एक तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए। बट लाइव देखे तो मेरा पूरा करियर एमएफडी के साथ गया है। शुरुआत मैंने किया था 1994 में, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो हम लोग कहते हैं एज ए करियर, वहाँ से। तो पहले मैं फिक्स डिपॉजिट्स बेचता था। तो फिक्स डिपॉजिट्स प्रैक्टिकली तब हम इन्हें एजेंट्स कहते थे। फिक्स डिपॉजिट एजेंट से शुरुआत की थी दिल्ली, फिर मैं कलकत्ता में काम किया, फिर वापस दिल्ली गया, फिर उसके बाद हर एक का ये फाइनेंशियल सर्विसेज में मुंबई आना पड़ता है, तो मुंबई आया। बट द बेस्ट पार्ट इज पूरा 1994 से 2026 मैंने पूरा इकोसिस्टम का इवॉल्वमेंट या ग्रोथ आप बोले, मेरे सामने मैंने देखा है। और इतना अच्छा लगता है कि जो जिस साइड ऑफ द बिजनेस में करियर फोकस करने की मैंने कोशिश की थी, वो साइड इतना अच्छा इवॉल्व हुआ है, उससे मुझे भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। जो कुछ आज मैं हूँ, बहुत हद तक ड्यू टू इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर मैं कह सकता हूँ, ये गलत नहीं होगा। जी, बट सर ये इस इंडस्ट्री का मतलब आज भी कह रहे हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा का ईएम वाले सिर्फ 14,000 प्लस लोग हैं। जी, क्या रीज़न? रीज़न बहुत कुछ है इसमें। देखिए 9 आउट ऑफ 10, देखिए बहुत सिंपल सा एक अगर मैं अपना नज़रिया बताऊं, देयर आर टू वेज आप ये अप्रोच कर सकते हो। एक तो फॉर एनीथिंग इन लाइफ यू वांट टू डू इट द राइट वे जी, और यू वांट टू विन। दोनों अप्रोच बहुत अलग होता है। इफ़ यू वांट टू डू इट द राइट वे, हमारे इंडस्ट्री में फिर एक ही रूल होता है, व्हाट इज़ राइट फॉर द कस्टमर इज़ राइट फॉर अस। बिल्कुल। बाकी आप सब कुछ करो कि आपके इन्वेस्टर के लिए जो ठीक हो, वही अगर आप 24/7 365 अपने दिमाग में लेके चलो, तो वो एक बिजनेस अप्रोच होता है। दूसरा, अगर आप आउटकम पे अगर आप नज़र रखोगे, ना आउटकम इज ऑन कितना रिटर्न में दे सकूं या कितना अर्निंग में करूं, ये आउटकम्स हैं, जी, तो अप्रोच अलग हो जाता है। अगर पूरा इकोसिस्टम फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये नंबर शायद बेटर हो जाएगा। बिल्कुल। बट मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, जब हम लोग ये सेशंस लेते हैं, 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जी, आप इन्वेस्टर को बेस्ट रिटर्न देना चाहते हो,
या AUM बनाना चाहते हो? और आप में से कितने लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही क्वेश्चन है? राइट, तीन क्वेश्चन है, जबकि रेस्ट ऑफ द सेशन हम ये बताते हैं ये 3 अलग-अलग क्वेश्चन है। जी क्योंकि अगर आप मेरे एसेट देखें, मैं खुद का ऐसे कोई जैसे एग्जांपल जी जी हमारा सपोज 18 साल का जर्नी है, 17.5 ईयर्स, हम्म। 14 साल हमारा रिटर्न सपोज Q1 नहीं था, 1 था, बिल्कुल राइट। लास्ट 2.5 ईयर्स बिकॉज हम थोड़े मार्केट से सहमत नहीं हैं, ये जो वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट से सहमति नहीं रखते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियोज अलग रहे, राइट तो इसलिए Q3 Q4 रहा। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स देखें तो 2.5 साल करीब 3 साल हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। जी इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारा ग्रोथ भी नहीं होना चाहिए था, जी राइट। बट लास्ट 5 ईयर्स आप देखें तो 54% कैगर ग्रोथ है, वाह विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट कि रिटर्न नहीं है फिर भी ग्रोथ कहाँ से हो रहा है। तो ग्रोइंग AUM एंड गिविंग रिटर्न्स आर टू डिफरेंट थिंग्स इज माय लर्निंग। जी वो एक अलग स्किल है। बिल्कुल अब कोई भी थोड़ा बहुत अगर रूल ऑफ 72 जानता हो और हमारे लिए वो बेसिक है, जी मैं हमेशा मानता हूँ ये पार्टनरशिप बिजनेस है। बिल्कुल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर अ पार्टनरशिप, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक इन्वेस्टर होता है। आप एक 12% का पार्टनरशिप कीजिए ना, जी राइट, 12% के हिसाब से 6 साल में मनी डबल होता है। जी 12% आपके कस्टमर को बोलिए कि मैं 12% तुमको देता हूँ, जी तुम 12% दो, तो मनी डबल इन 3 ईयर्स। बिल्कुल ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही बट ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, जी क्योंकि फोकस अलग हो जाता है, जी राइट। मेरा हमेशा सेल्स टीम के साथ सेम पार्टनरशिप रहता है। मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं, मेरे फंड मैनेजमेंट टीम, मेरे सेल्स टीम में 12% एवरी ईयर एक टारगेट जाता है, और 12% उम्मीद रखता हूँ कि फंड मैनेजमेंट भी टेबल पे देगा। सो 3 साढ़े 3 साल में मनी डबल। 2.5 लाख का अगर AUM है, आप देखिएगा 3 साल में ये 5 लाख होगा। बिल्कुल उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो ग्रोइंग AUM इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जी बट लाइक आई सेड, मार्केट्स आ जाते हैं, कभी कभी वार भी हो जाता है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, जी तो वो रास्ते पे रहना मुश्किल होता है। बिल्कुल जो लोग ये रास्ते पे रह जाते हैं वो डबल कर लेते हैं या ग्रो करते हैं। ये एक फैक्टर है। राइट राइट ये मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ये एक बड़ा बड़ा राइट सर आप इतने सारे एमएफडी से मिले हजारों से अपनी इतने साल की मतलब इतने साल की लंबी जर्नी में तो आपने क्या एक डिफरेंट देखा जो टॉप 1% एमएफडीज हैं उनमें बाकी से क्या डिफरेंट है बहुत सिंपल सी ये डिस्क्रिप्शन है। जी मेरा डेटा ये कहता है कि 1,34,000 MFDs है ये कंट्री में, जी आउट ऑफ विच 1,32,000 आर बिलो 100 crores। जी ओके, RBI का डेटा ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ये कहता है कि अगर 100 रुपया है किसी के पास, जी तो 32 रुपीज गोल्ड में रहता है, 30 रुपीज FD में रहता है, 10 रुपीज इक्विटी में, बाकी सारे पैसा रिटायरल जैसे PF या इंश्योरेंस उसमें जाते हैं। दिस इज द फाइनेंशियल डेटा। राइट आप अगर बिहेवियर देखें तो द पीपल हु आर अंडर 100 crores, ज़्यादातर उनका बिजनेस इक्विटी में ही होता है। ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं बाकी हम नहीं सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें कोई कमाई नहीं है। जी दैट डिफाइंस द फर्स्ट स्टेटमेंट आई मेड। राइट इज इट राइट फॉर द कस्टमर और नॉट, यू Yes. डिसाइड, राइट। उनसे मैं पूछता हूँ कि चलो आपका 100 करोड़ का AUM है और ये RBI का डेटा है, दैट मीन्स आपका AUM 10% ऑफ द क्लाइंट AUM। अगर आपका 100 करोड़ का AUM है तो आप ही का क्लाइंट बेस में 1000 करोड़ है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। दैट इज मैथ्स, राइट। एब्सोल्युटली आपके पास 900 करोड़ नहीं है क्योंकि आप सजेस्ट ही नहीं कर रहे, राइट राइट। जो सबसे छोटा पार्ट ऑफ योर क्लाइंट्स मनी, उसमें आप फाइट मार रहे हो। लेकिन द पर्सन हु इज अबव 500 करोड़, उनका बिहेवियर इज दे सेल 60% इक्विटी। वाओ उन्होंने गेम चेंज किया, फ्रॉम वन एसेट क्लास दे वेंट टू एसेट एलोकेशन। और गेम अभी एसेट एलोकेशन का हो गया, या जो हम कहते हैं वॉलेट शेयर का हो गया। जितना आप डेट नहीं बेच रहे हो, बट इंडिया में 23 लाख करोड़ का FD होता है, राइट आप सोचते हो डेट में टैक्सेशन है, आपका कस्टमर्स नहीं सोच रहा है। बिल्कुल कस्टमर तो बैंक FD कर रहे हैं, सेफ्टी देखा आप नहीं बेच रहे हो तो कस्टमर आपके पास नहीं है, राइट राइट। बट यू कैन नॉट बिकम बिग बाय सेलिंग वन एसेट क्लास। मैं आपको मेरे एसेट का फिर से एग्जांपल देता हूं। जब हम 10,000 करोड़ थे, जी हमारा भी 90% इक्विटी था, हम्म राइट। अभी 2,45,000 में कुछ 70-75% इक्विटी है। हमें अगर 5 लाख बनना है तो ये 50-60% इक्विटी होना चाहिए, सेम मैथ्स। राइट राइट तो जो बड़ा बनना चाहते हैं वो क्लाइंट का पूरा वॉलेट लेने की कोशिश करें, तभी आप बड़ा बन सकते हो। आपके पास क्लाइंट है, आपके पास क्लाइंट के पास पैसा है, बट आप पूरा वॉलेट शेयर सजेस्ट नहीं कर रहे हो।
फॉर वट एवर रीजंस। हाँ, मीन्स लाइक आपको लग रहा है कम ब्रोकरेज है, जो भी reason, राइट, अगर जो 100 करोड़ है उन्हीं के क्लाइंट के पास 1000 करोड़ है, सही बात है, दैट इज नॉट स्मॉल मनी, राइट, right? राइट, राइट, एंड हु इज स्टॉपिंग? वाओ, परफेक्ट। ये मैथ्स है, बहुत सिंपल है। तो सर इसी से रिलेटेड कि ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप सिखाई जा सकती है या ये पर्सनली ड्रिवन है, मतलब पहले से ही आती है वही कर सकता है, या मतलब डिस्ट्रीब्यूशनशिप सीख सकता है इसमें सक्सेस के लिए? देखिए, जब हम शुरू करते हैं, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई जी, एम जी। रॉन्ग, ओके, जब हम शुरू करते हैं ये बिजनेस एज ए निवेशक भी शुरू करते जी। हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये धंधा ना रिटर्न जनरेशन का धंधा है। जी, धीरे धीरे तब हम मैच्योर करते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि ये रिस्क मिटिगेशन का बिजनेस है, बिल्कुल, राइट? बहुत लोग शुरू करते हैं फास्ट रिटर्न्स देख के, राइट। अच्छा लग रहा है और इक्विटी तो जब हम्म। चलता है तो चलता है, हम्म, तो शायद लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग ये रिटर्न जनरेशन का बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस में टिके रहने का जो एक ही सीक्रेट है वो एक क्लाइंट का रिस्क मिटिगेट करके रहेंगे तो आप सरवाइव करोगे। सक्सेस तो दूर की बात, जो भी आपके सामने अगर 20-30 साल आपके साथ खड़े होंगे, जो भी एमएफडी, वो क्लाइंट को संभाल के रखे होंगे तभी वो सरवाइव किए हैं। आप अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रहे हो आपके सामने, तो शायद 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स काम बंद भी किए होंगे, वो दिखते नहीं है, जी, राइट? इट्स अ वेरी रुथलेस बिजनेस, राइट, क्योंकि किसी और के पैसे से हमारा बिजनेस चलता है बिल्कुल, और सबका पैसा हार्ड अर्न होता है। आप अगर लाइफ का सच्चाई आप देखेंगे तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, पैसा नहीं बोलेगा। राइट, राइट, हम वहाँ बैठते हैं, राइट? आज एक ज़माना ऐसा आ गया है कि आदमी अपने फैमिली मेम्बर को ट्रस्ट नहीं करता है या करती है, वो आपको अपने हार्ड अर्न मनी से ट्रस्ट करते हैं। राइट, तो बिजनेस रिटर्न का नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट का होता है, ट्रस्ट को, राइट? ट्रस्ट आप 20 साल लगाओगे बनाने के लिए, 1 मिनट में तोड़ सकते हो। दैट इज हाउ डिफिकल्ट दिस बिजनेस इज। राइट, सो शुरू कर सकते हैं, बट अगर रहना है तो ये सब सीखना पड़ता है, और कोई पैदा नहीं होता ये सब सही बात, टैलेंट लेके। वो धीरे धीरे एक दो चीज जो कभी आप पैदा नहीं होता, एक है करेज, इसके रिस्क टेकिंग एबिलिटी, राइट, ये दोनों लाइफ आपको सिखाती है, और मैं ये मानता हूँ दोनों आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमारे एक बहुत अच्छे राइटर्स हैं, फाइनेंशियल राइटर निक मरे, जी, उनका एक किताब है जिनमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है प्रैक्टिसिंग करेज। आपको करेज प्रैक्टिस करना पड़ता है जी, तभी करेज बढ़ता है, नहीं तो मार्केट 40% टूटता है तो करेज भी तो चाहिए ना, बिल्कुल, कन्विक्शन के लिए। राइट, राइट, तो शुरुआत आप कुछ करेंगे बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस सिखा देता है आपको, प्लस गलतियां भी सिखाती है। राइट, राइट। तो एज यू टेक द जर्नी आपको सिखा देती है। तो सर जिनका 10 करोड़ से जिन्होंने 1000 करोड़ का एम किया, वो एमएफडी जिनको आप जानते हैं, तो उन्होंने क्या बदलाव किया? माइंडसेट चेंज किया या अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया? बोथ। ओके, माइंडसेट तो अगर मुंबई में काफी बड़े बड़े हैं, अब मेरा बहुत सौभाग्य है और काफी लोगों का उनको भी पता है, जी, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट जी, उनको पता है कि ये सीखने आए हैं। साल में 1-2 बार मैं जाता हूँ उनसे सीखने के लिए कि क्या कर रहे हैं, मार्केट ऐसा हो गया, वो क्या सोच रहा है। जाके बैठता हूँ, ऐसे गप्पे लड़ाता हूँ, बट मेरा मोटिव कुछ और होता है। उनको पता भी, अभी इतने साल में वो भी मुझे जानते हैं कि ये वो मीटिंग है। बट अगर जिसने भी इवॉल्व किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक तो कमिटमेंट टू क्लाइंट हैज बीन 100%। क्लाइंट के लिए हमारे साथ कुछ भी झगड़ा कर लेंगे, जी, दे स्टैंड ऑन द क्लाइंट साइड ऑलवेज, एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। क्लाइंट आपके लिए भगवान है, खत्म। और क्लाइंट को जो चाहिए हमें करना पड़ेगा। क्लाइंट का अगर गलत है तो हमें बोलना पड़ेगा। जिस दिन आपके मुंह में ये आ गया कि क्लाइंट मांग रहा है मैं क्या करूं, उस दिन आपका बिजनेस खत्म है, जी, राइट? क्लाइंट के लिए अच्छा क्या है, एज एन एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता होना चाहिए। आप क्लाइंट का पैसा चलाओगे, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट? ये सब क्लाइंट के पोर्टफोलियो चलाते हैं, टू बी फेयर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबको मैं जो देखता हूँ, एक एग्जांपल भी देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, बट किसी का हमारे पास जी, 540 करोड़ का ईएम है, जी, अभी बढ़ा है तब की बात कर रहा हूँ। तब हमारा वो फंड, एक लार्ज कैप फंड, अच्छा नहीं कर रहा था, तो फोन आया कि यार स्वरूप क्या करें। जी, मैं बोला तुम बताओ। बोले क्लाइंट मीटिंग करते हैं ना, तुम बात कर लेना। बोला ठीक है हम बात करेंगे। तो मैंने यही बोला कि देखो जब हम छोटे थे तब आप लोग आए, लेकिन एक चीज बताऊं, वो 540 में से प्रिंसिपल इज 212 करोड़। सो इतना उनका करो, उनका एक बार फोन आया था कि 504 212 क्या है ये बता तू मेरे को। मैं बोला यार मेरे को नहीं पता, मैं एक मीटिंग में घुस रहा था यार, मेरे को नहीं पता, तेरा नंबर है तेरे को नहीं पता। बोला ठीक है तू बता दे। बोला कि 504 मेरा ईएम होगा तेरे साथ।
मैं ठीक है थैंक यू 490 तक मैंने बात भी हुई थी 490 तक 500 थैंक यू सो मच। फिर उसने बोला बट 212 तो बता, मतलब वो तो मुझे नहीं पता, बोला ये मेरा प्रिंसिपल है। तो मैं उनको ये बोला कि देखो एनएवी तो तुम्हारे लिए नहीं था, जी एनएवी अपने रास्ते जा रहा था, उसमें यू गॉट 212 करोड़ एंड मेनली 500 करोड़। बोला मैं तेरे को थैंक यू बोलने फोन किया था। बोला थैंक यू क्यों बोलेगा, यू हैव क्रिएटेड 300 करोड़ फॉर योर क्लाइंट्स। Then he said, can we write that to the customers? I said, this is what you should write to your customers. NAV is not for any one person, it's for the fund, right? तो फिर वो 540, तो मैंने उनको ये बोला कि जब हम बहुत छोटे थे तो आप लोगों ने सपोर्ट किया था, मेरा एक ही गुजारिश है 550 करोड़ हो जाएगा, ऐसा एक पार्टी करेंगे, आपको फेयरवेल देता हूँ। जी आई कैन ओनली बी थैंकफुल, राइट? तो बट द चैलेंज विल बी यहाँ से जाके आपको और एक फंड ढूंढना पड़ेगा। बट आपने द होल पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग आपने बहुत मेहनत करके अचीव किया है। यहाँ से अगर फंड अंडर परफॉर्म भी करे 10% भी दे तो आपको 54 करोड़ मिलेगा। यू हैव टू फाइंड अनदर फंड व्हिच विल गिव यू मोर देन 54 करोड़। समबडी प्रेज्ड ऑफ द यार मोंटी तो 54 करोड़ दे देना, हम लोग बांट लेंगे। जी दैट मनी स्टिल विद अस। जो सर्वाइव करते हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल राइट? उनको ये पता है कि अगर एक फंड छोड़ना है, छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, और वो पिक करना भी आर्ट होता है। जी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कंपाउंडिंग टेक्स ओवर, दैट इज पार्ट ऑफ एम बिल्डिंग ऑल्सो। तो एक तो बाजार के एलोकेटिंग इज इजी, ऑल द बिग गाइज नो हाउ टू होल्ड एलोकेशन। जी बाजार इधर से उधर हो जाए वो टस के मस नहीं होंगे, वो एक कॉमन फैक्टर है सब में। तो माइंड is superior, all the big guys. राइट Asset allocation is second in all their minds. And third, they know the clients in and out. मैं बहुत लोगों के पास बैठा हूँ, एक बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, जबकि वो मेरे सामने क्लाइंट अपने बेटे या बेटी को लेके आते, बोलते हैं अभी इनका पैसा संभाल। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली में, कुछ एक अवार्ड हो रहा था, उनको मैं बोला था कि आपको अवार्ड, आप बोल। स्टेज जाने से पहले बोलते हैं मानती मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। बोले इंग्लिश से क्या लेना था, तुम बोलो ना। वंस यू नो समबडी फॉर yes. 20-30 इयर्स, इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। उन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था, और प्लीज एवरी वर्ड आप सुनिएगा, उन्होंने स्टार्ट किया था, कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस का सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे बिजनेस मेरे फादर ने शुरू की थी, और हम अपने क्लाइंट के थर्ड जनरेशन मैनेज करते हैं। वाह इसके लिए इंग्लिश की क्या जरूरत है, बोलिए? एक सेंटेंस में पूरा बिजनेस रिलेशनशिप पूरा कंप्लीट किया। He is the second generation of that business, handling the third generation of the client. And he sits in Defense Colony, Delhi. Probably the richest place in this country. पेडर रोड ऑफ मुंबई। हाँ, और वो लोग पैसा तो जानते ही हैं। वो पैसा जानने के भी बाद थर्ड जनरेशन उनके पास आ रही है। That is the power of this business. I mean, मैं हमेशा कोई भी स्टेज में जाता हूँ in front of MFDs, मैं ये बोलता हूँ कि पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया रहेगा तो ये धंधे में, ये धंधा करने का मौका मिलता है। बहुत वी सही। शुड बी थैंकफुल दैट ये बिजनेस हमें मिला है। बिल्कुल अपने फादर से मिला होगा, या आप अपने बेटे को दोगे या बेटी को दोगे, ये किसी का ट्रस्ट कायम रखना। नहीं, हम गोल्स पूरे कर रहे हो उनके। नहीं, अभी जिसको भी मैं मिलता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि ये वो धुआं ऐंठने का बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल आप सोचिए, और कुछ अभी मैंने बोला था कि इंडिया का अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है रिटायरमेंट इनकम की ना जानकारी। बिल्कुल किसी को होश भी नहीं है राइट कि वो ओल्ड एज में कितना पैसा उनको लगेगा, और बहुत पैसा लगेगा, सही है। राइट? और वो ओल्ड एज में जब उनकी पैसा एक ही साथ ही है, अगर आपको फ़ोन करें तो आप उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हो। तब वो जाएंगे तो आपको इतना दुआ दे के जाएंगे, तो आप जाओगे तो आपके लिए दुआ भारी पड़ेगा। ये वो धंधा है ना, वो रिटर्न जनरेशन का धंधा है ना पोर्टफोलियो क्रिएशन का धंधा है। जस्ट कैन यू एक्यूमुलेट गुड विशेस फ्रॉम योर क्लाइंट्स, सही एंड उसका ना एक सेटिस्फेक्शन अलग होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सोचिएगा कि इसके बारे में, जी लोग कमा लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट कोई आपको दुआ दे के जाता है, इससे बड़ा तो लाइफ में और कोई गिफ्ट चाहिए भी सही नहीं। है। एंड ये वो धंधा। आफ्टर मनी यू ऑल नीड दिस, सही सब लोग। This is- ये होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल ये होगा तो पैसे की जरूरत भी नहीं है। सही बात। आप सोचिए अभी क्या लेवल तक आप जा सकते हो, ये अनलिमिटेड है। जी सो आई एम ऑलवेज इन ऑ आई मीट Yeah. सच पीपल, सच लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि ये क्या करते हैं, मैजिक करते हैं, और कुछ है नहीं ये धंधा। बिल्कुल सर, ये जो न्यू जनरेशन है जेन जी,
ये तो क्विक एकदम हर चीज में बिलीव करते हैं, फटाक से रिजल्ट चाहिए, सब चीज क्विक फूड सब कुछ। हाँ, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे एमएफडी बनने के लिए, जो वेल्थ बिजनेस में है, वेल्थ प्रोफेशनल बनने के लिए? ओके, टू थिंग्स। पहले एमएफडी जो है उनके बारे में बात करूंगा, जी। उसके बाद उनके बारे में बात। अगर वो वैसे हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। जी आप सोचिए, ये फर्स्ट टाइम, वी आर ऑल इन द सेम बिजनेस, जी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3 जनरेशन एक साथ निवेश कर रहे हैं। जी नॉर्मली 2 जनरेशन निवेश करते थे, जी मेरे फादर और मैं। ये जो मेरे बेटे का एंगल आ गया ना, ये बहुत कुछ चेंज कर रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साल के एंड तक म्यूचुअल फंड के नए फोलियोज जो हैं, 60% ऑफ न्यू फोलियोज विल बी फ्रॉम पीपल अंडर 30, राइट? अगर ये ट्रेंड 3-4 साल रहा तो नंबर ऑफ फोलियोज फ्रॉम पीपल अंडर 30 विल बी मोर देन द फोलियोज नाउ। जी गेम हैज वाइडेंड, गेम हैज कंप्लीटली चेंज्ड। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होंगे जिनके फादर का पैसा मेरा जनरेशन को आ रहा होगा। अगर ये ट्रांसमिशन में ना जो हमारा प्रेजेंट एडवाइस है वो चलेगा, जी अगर मेरे से मेरा बेटा गया ना तो हमारा ये एडवाइस खत्म, बिकॉज दे आर व्हाट यू सेड। उनका नॉलेज बेटर है हमसे, बिल्कुल, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है हमसे, उनका एक्सेस टू द फोन ऐसे ही है, एब्सोल्युटली। इसलिए उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है। क्या डिफरेंट है, उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को हमें जाना पड़ेगा, राइट? उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो मे नॉट हैव एनी कोरिलेशन टू द प्रोडक्ट इन माय पोर्टफोलियो, हमें वो सीख लेनी पड़ेगी। हमारा काम है क्या है, टू केटर टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। उसका रिस्क प्रोफाइल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी पर्सन एज, तो राइट portfolio creation for them may not have any correlation to the portfolio creation we are doing now. राइट पहले हमें बदलना पड़ेगा जी, अगर उनका पैसा संभालने की कोशिश है तो। कोशिश है। नहीं है तो ठीक है, बट वो बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। बट एक चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये उनका ना ट्रस्टिंग एबिलिटी विल बी मोर देन आवर ट्रेडर्स। उनके पास टाइम नहीं है आपको पूछने के लिए, वो एक ही फोन सब ठीक है ना, ठीक है, तो वो अपने रास्ते चलेंगे, जी इतना स्क्रूटिनाइज नहीं करेंगे, बिकॉज उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है। शायद मेरा ये अनुमान है कि वो हमारे जनरेशन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रस्ट करेंगे, जी इतना शक नहीं करेंगे। आई विल वॉक द टॉक। यस यस ओके, तो इसलिए स्कोप ऑफ वर्क देयर इज लार्जर देन माय जनरेशन। प्रोडक्ट्स आप बेटर दे सकते हो, इवॉल्व प्रोडक्ट्स दे सकते हो, इसलिए हमें खुद थोड़ा सीखना पड़ेगा, लर्निंग चेंज करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड कि उनका प्रोडक्ट्स क्या है। जी अब उनमें पैसे का नैक है, राइट? ये प्रोफेशन अगर वो देख लें तो आई फील लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स विल कम फ्रॉम दैट साइड। एंड व्हाट हम जो देख रहे हैं, लॉट ऑफ देम आर गोइंग टू द डिजिटल साइड। जी आज के जितने भी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर्स आप हैं ना, सब जी। यंग ही हैं, यस राइट? मेरे एज का तो कोई भी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा है, जी सब यंग लड़के और लड़के लड़कियां इतने अच्छे बात कर रहे हैं और एसेट एलोकेशन देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है जी कि फाइनली मे बी जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन तो शायद मेरे ज़माने में नहीं हुआ, जी ये लोग करेंगे। तो आई फील द फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज ब्राइट बिकॉज ऑफ दैट जनरेशन। और हमेशा जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मैं कहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा जो एक रुकावट आ सकता है आपके बिजनेस इज योर ट्रेल इनकम। जितना आपका ट्रेल बढ़ता जाएगा उतना आपका कॉम्प्लेसेंसी बढ़ता है, ये मैंने देखा है। जी जो बड़े हुए हैं ये कॉम्प्लेसेंसी को ध्यान रखते हैं और उस वो ट्रैप में नहीं गिरते कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक इनकम स्टडी हो जाता है, हाँ हाँ, बट वो ट्रेल कभी भी कंफर्ट जोन में चले जाता है। कभी भी जा सकता है। वो कंफर्ट जोन अगर ना लें तो ग्रोथ तो अनलिमिटेड है। अभी अभी तो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन की शुरुआत है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हम देख रहे हैं काफ़ी बैंकर्स जो थे छोड़ के अपना एमएफडी ले बन रहे हैं, जी ओवरनाइट अच्छा बुक भी बना रहे हैं। लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जब हम लोग सारे कंट्री में जाके मिलते हैं, एज तो हाफ ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सो आई फील वहाँ से बेटर आएंगे एंड उनका विजन शायद बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस उनका विजन थोड़ा लंबा है। बिल्कुल। तो आई एम वेरी होपफुल। तो आपने जैसे बताया कि ये लोग फिनटेक में जा रहे हैं, तो मुझे आज के दिन में डायरेक्ट प्लान्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एआई है, तो ऐसे में एमएफडी कितना रिलेवेंट? राइट क्वेश्चन। ओके, क्या होता है ना, कोई भी जनरेशन आज के डेट में अपना डीपेस्ट ऑफ सीक्रेट ऑनलाइन शेयर करने में कतराता नहीं है, कतरा से कभी सोचिए कुछ भी। हम वी आर क्वाइट कंफर्टेबल शेयरिंग एनीथिंग ऑनलाइन। अब तो कुछ भी चैट जीपीटी या क्लाउड में हम लिख देते हैं, right? जी
आप अगर उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल करें, वो नहीं करेंगे, वो उनका वे ऑफ लाइफ हो गया। जी मैं तो नहीं चाहता था कि मेरे घर में 10 मिनट में ऑनलाइन में सामान पहुंचे, जी बट अगला दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ, ले रहा राइट? सही 10 बात मिनट का अभी सोच रहा हूँ 5 मिनट में हाँ, पहुंचे। दैट इज द न्यू लाइफ। हमें वहां जाना पड़ेगा, राइट? तो उसमें क्या होता है, जो ऑनलाइन जो एडवाइस हो रहा है, वो एडवाइस अगर आपका रहा तो क्लाइंट फोन में ही करेगा, राइट? एंड थिंक अबाउट, थोड़ा डायरेक्टली बात करूंगा, डोंट टेक इट जी जी अदरवाइज, इन द सेंस दैट म्यूचुअल फंड एडवाइस ये है कि जो फंड अच्छा किया है वही अच्छा है, राइट? स्टॉक एडवाइस क्या है, जो ये स्टॉक अच्छा करेगा, जी पास्ट बिल्कुल नहीं देखता है स्टॉक एडवाइस। म्यूचुअल फंड एडवाइस पूरा पास्ट देखता है, जबकि वही म्यूचुअल फंड उधर लिख के देता है कि वो हम जिम्मेदारी नहीं लेते, जी राइट? व्हेन दैट हैपेंस and 80% of industry flow comes on 1 year performance, वहीं पे is the issue। देखिए, आई एम अ फंड, हमें पैसा मिल रहा है, जी हमें कोई दिक्कत नहीं, बट टुडे एनीबडी हु इज इन द एडवाइजरी बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ये सोचना पड़ेगा कि वाई इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे 5-5.5 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज है और 14 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जी राइट? जो यंग है वो फ्यूचर देखेगा, बिल्कुल पास्ट को ना छोड़ देगा। दैट इज वेयर इज द क्रक्स। अगर जो फोन के बटन में जो एडवाइस मिल रहा है और आपका बटन एडवाइस सेम है, तो क्लाइंट कहाँ जाएगा आपको पता है। आपका एडवाइस इज योर फेस, राइट? बिल्कुल और एडवाइस ओवरनाइट नहीं होता है, मतलब इसको 4-5 स्टेप अगर थोड़ा 5 मिनट दे तो बताता हूँ। जी जी एक प्रोसेस है, जी प्रोसेस इज जो आपका बिहेवियर होता है दैट कैन चेंज द क्लाइंट्स रिटर्न्स कंसिडरेबली। लोग कहते हैं ना, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, द इन्वेस्टर इज नॉट रिस्की, द एडवाइजर इज रिस्की। जी राइट? लोग कहते हैं इन्वेस्टर का एडवाइजर होता है, मैं वो नहीं मानता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर का बिहेवियर, आप अगर बिहेवियर कायम रखेंगे तो क्लाइंट का एलोकेशन होल्ड करेगा, वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसके बाद होता है जो हम क्या कहते हैं, इज दी आफ्टर दी दैट वी टॉक अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पोर्टफोलियो। जी और रिस्क कोई पैदा नहीं होता है जानकारी लेके, जी और रिस्क प्रोफाइल एक आदमी का विथ लाइफ चेंज होता है। मी एट 25 एक रिस्क प्रोफाइल था, शादी के बाद 2 हो गए तो रिस्क प्रोफाइल चेंज हुआ, बिल्कुल। बेटा हुआ तो उसके स्टडीज़ के लिए रिस्क प्रोफाइल कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब यहाँ से जब मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ तो रिस्क प्रोफाइल अलग हो गया। मेरी लाइफ टाइम में 4-5 जी चेंज हो चुका है। तो वो जान के रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द पर्सन एड्स अ लॉट टू द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉस्ट। और कॉस्ट से बोलते हो, सब लोग बोलते हैं नहीं एक्टिव पैसे बात करने लगे, नहीं, एक्टिव में भी कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा। जी एक फंड अगर 2 फंड बराबर है और एक का कॉस्ट थोड़ा कम है, चाहे आपका अर्निंग थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसा ओवर 30-40 ईयर्स कंपाउंडिंग बहुत फ्लो होता है और क्लाइंट के पास वो मैथ्स पहुंच ही जाएगा। जी आप पहले से दे दोगे तो क्लाइंट जी आपको आपके पास रह जाएगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जो रिव्यू प्रोसेस है, दैट इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। राइट। एक रिव्यू के बाद जो रीबैलेंस आप करते हो ना ऑन द एलोकेशन एड्स अ लॉट टू द रिटर्न्स। सो आपने एक्चुअली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वो आपने 5 रूल क्या होने चाहिए नेक्स्ट 100 करोड़ किसी को बनाना, बिलियनर कोड रूल, तो आपने 5 रूल। तो मैं उसको फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ। पहले आप क्लाइंट का पैसा लेते हो, जी पैसा लेके आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हो। एलोकेशन का ना आपका काम है, उससे क्लाइंट से आपको कुछ उम्मीद भी नहीं रखनी रिटर्न करने, चाहिए, हाँ बिल्कुल उससे आपको कुछ क्लाइंट का बेनिफिट भी नहीं हो, तो आपका काम है। जी उसके ऊपर फिर आप कॉस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो देखते हो, जी उससे क्लाइंट का बेनिफिट होता है। उसके ऊपर आप रिस्क प्रोफाइलिंग करते हो, उससे क्लाइंट का बेनिफिट है। फाइनली आप अपना बिहेवियर को ध्यान रखते हो। ऐसे आप करोगे 15-20 साल के थे तो आप अपना अल्फा क्रिएट करो। बिल्कुल ये आपने करके दिया। पोर्टफोलियो एलोकेशन में फंड मैनेजर का खेल होता है, जी उसमें आपका कुछ नहीं होता है, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन को होल्ड करने में आपका गेम होता है। जी तभी आप अपना वैल्यू बनाते हो। होल ऑब्जेक्टिव देखिए, किसी का भी फाइनेंशियल प्लान में स्टार होता है उसका फाइनेंशियल गोल, लेकिन जो आदमी एक इन्वेस्टर को अपने गोल तक लेके जाता है वो रॉक स्टार होता है। जी रॉक स्टार आप 4 स्टेप में बनते हो और रॉक स्टार बनने का आपको पूरा हक है।
क्योंकि आप ही चलाते हो पोर्टफोलियो। लेकिन जब आपके मन में थोड़ा भी आता है कि क्लाइंट बोल रहा है मैं करूं और क्लाइंट के हित में नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा। राइट। और सर क्या बिजनेस मैट्रिक्स हर महीने एक एमएफडी को देखना चाहिए? ये 2 गोल्स हैं। जैसे मैं कोरिया, वी आर फ्रॉम कोरिया, जी। मेरे एसेट, हमारे जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है उसका अर्निंग, जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, आर कंप्लीटली फ्रॉम द क्लाइंट्स अर्निंग। क्लाइंट का अर्निंग नहीं होगा तो उनका अर्निंग जीरो हो जाएगा। जी। तो जितना आप क्लाइंट सेंट्रिक बना सकते हो उतना अच्छा, राइट। एंड एक कैश फ्लो, ये क्लाइंट पैसा बनाता है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा बनाता है तो एमसी बनाता है। दैट इज द कैश फ्लो। ये कैश फ्लो कभी भी टूटता है ना तो बिजनेस मॉडल टूट जाता है। तो पहले क्लाइंट का पैसा बनेगा, उसके बाद आप अपना पैसा बनाओ, उससे हमारा पैसा बनेगा। दैट इज द ग्रिड ऑफ द इंडस्ट्री। ये ग्रिड आप कायम रखोगे तो सब कुछ ठीक है और कुछ करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सही है। और सर जो ये 500,000 करोड़ वाले एमएफडी जो लिमिटेड है, जिनसे आप पर्सनली मुझे लगता है हिंदुस्तान के सारे जी, 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 जो भी उनसे जी। मिले हुए हैं। मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। तो उन सब को अगर आप दिमाग में बैठाएं 1 मिनट के लिए और याद करें, तो उन सब में क्या कॉमन हैबिट मिली आपको? देखिए, एक तो दे री इन्वेस्ट फियरलेसली इन देयर बिजनेस। आज की डेट में उनके किसी के भी ऑफिस आप चले जाओ, उनका बैकएंड ऑन टेक इज अप देयर एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग रिविजिटेड। कोई कोई ऑफिसेस तो मेरे हार्डवेयर कंपनी जैसा लगता है। ओह! उनका अगर बैकएंड देखोगे, देयर सॉफ्टवेयर फॉर द क्लाइंट इज अप देयर एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ आर स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ दे विल इंक्लूड अ लिटिल बिट ऑफ एआई टू एनहेंस द बिजनेस। देखिए, जो मशीन कर सकता है वो आदमी नहीं कर सकता। जी। जो आदमी कर सकता है ये 4 स्टेप, वो मशीन नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जबकि मशीन करने की कोशिश कर रहा है। जी। लेट मी टेल यू। तो हमेशा इट विल बी टू बीट दैट मशीन, बट अगर उसको यूज करके हमारा कुछ बेनिफिट हो जाता है। मैं आपको सिंपल सा बात सुनो, मैंने कुछ अपना इसके बारे में मैंने बताया भी है। मैंने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया था, फिर मैंने पूछा चैटबॉट को कि ये प्लान कैसा है। तो उसने 2 चीज़ बोला कि अगर मेरा लाइफ स्पैन 30 इयर्स का है, आफ्टर रिटायरमेंट 35 इयर्स है, तो 6% विड्रॉल में मेरा शायद पैसा खत्म। तो मैं कैपिटल से लेना चालू करूंगा। ओके। आई कैन ईट इनटू माय कैपिटल। राइट। सेकेंड, उसने बोला कि अगर यू आर अज्यूमिंग कि मार्केट एक तरफा, वॉलेटिलिटी के लिए तूने कुछ नहीं बोला है, राइट। तो उसने बोला 3 साल का पैसा अलग रखो, तो जब तुम SWP करोगे, जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है वहां से लेना, ये मत छूना। सिंपल बट वेरी पावरफुल राइट। एंड करेक्ट, राइट। इट इज सबके फोन में है एक चैटबॉट, तो एवरीबडी कैन यूज इट। व्हाई नॉट यू यूज इट फॉर योर बिजनेस? इट इज व्हाई इतना बैकएंड आपको करने का जरूरत नहीं, वो सब कुछ संभाल लेगा। नहीं। सो यूज ऑफ टेक इन लोग के लिए प्राइमरी हो गया है। और क्या हो गया, सबके ना सेकंड जनरेशन में मोस्टली आ गए, सबके यहाँ मैं देखता हूँ। जी। तो वो भी एक अलग सोच लेके आते हैं। कभी कभी फादर के साथ बैठा हूँ, ये थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा देखना, बट what they are adding to the business is a new dimension, and it's so good to see that. First, most important, which I see different from smaller large नहीं बोलूँगा, but जो successful है, they are fearless in reinvesting in their business. That is primary. जो लोग थोड़ा कहीं जाके अटक जाते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा अपना कमाई से बिजनेस में कम री-इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा मेरा एक बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन है। तो इससे रिलेटेड कि एक एमएफडी को कब अपना बैकएंड टीम या जो एडिशनल टीम क्रिएट करना चाहिए? देखिए, जिसमें आपको काम, देखिए म्यूचुअल फंड मुझे क्या सिखाया है कि जो हमारा काम नहीं है वो मत करो। जी। जैसे इन्वेस्टमेंट मेरा काम नहीं है, अब मैंने एक फंड मैनेजर हायर किया है। जी। आफ्टर फंड मैनेजर हायर करने के बाद उस पर फंड मैनेजर मत बनो, राइट। बराबर करिए, आप बोलो। जब हम फंड मैनेजर बनते हैं उसके ऊपर तभी प्रॉब्लम होता है। जी। कभी कभी ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपकी पेशेंस ट्राई करेंगे। जी। आप जिस दिन रिडीम करोगे नेक्स्ट डे वो परफॉर्म करेंगे। होता है। सही। नॉर्मली क्या होता है ना, ये मेरा लेटेस्ट कुछ एक सोच है, हम लोग अपना परचेज ट्रैक करते हैं, रिडेम्पशन ट्रैक नहीं करते। रिडेम्पशन ट्रैक करते करते तो पता चलता है कि सारे डिसीजंस गलत है, राइट। सो वैसे ही ये बिजनेस और कुछ नहीं है। जब आपका मेन चीज है योर एडवाइस, उसको आप आउटसोर्स मना करें। बिल्कुल। उसी पे आपको जो पढ़ाई करनी है, एक्सपीरियंस लेनी है, क्लाइंट के पास बात करनी है, उस पे आप ध्यान दें।
बाकी आप सब कुछ एट द बिगिनिंग ना आउटसोर्स कर सकते हैं। टेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सब कुछ पहले वहां से शुरू करें। राइट। सो फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस, आपका एडवाइस क्या होगा, विच इज द डिफरेंशियल फैक्टर, उस पर ध्यान दें। एंड जितना वो एडवाइस क्लाइंट सेंट्रिक हो सके वो पॉलिश करें। दैट विल बी स्टेप वन। वो एक फंड के लिए भी वही होता है बिल्कुल। कि आप अपना फंड में, व्हाट इज द नेम, मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इट इज नॉट मेरे एसेट सेल्स मैनेजर्स, राइट। जी। तो जब तक इन्वेस्टमेंट ठीक है तब तक क्लाइंट कायम है या डिस्ट्रीब्यूटर कायम है। जिस दिन ये डगमगाया जाएगा, राइटफुली सबको छोड़ना चाहिए। जी। तो आपका वो कोर है, उस पर आप ध्यान दें। उसके लिए जो पढ़ाई करनी है, जो सर्टिफिकेशन करनी है, उस पर आप डेफिनेटली वो परपेचुअल प्रोसेस है जी। कि मार्केट डायनेमिक है, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, वो एक नंबर वन। तो वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। और जहाँ तक ये सब जितने भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं, दे आर ऑल, यू कैन आउटसोर्स एट मिनिमल कॉस्ट ऑल्सो। जी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरुआत से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस, जब आप शुरू करते हैं ना, आपका फर्स्ट मीटिंग ऑफ द क्लाइंट नीड नॉट बी अ चेक जनरेटिंग बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। यस। क्लाइंट से आप क्या इंफॉर्मेशन लेते हो और वो क्लाइंट इंफॉर्मेशन कैसे आप समझते हो जिससे आपको फ्यूचर कैश फ्लो की पता चले, इज की टू योर फ्यूचर। एब्सोल्युट। आई हैव सीन सम जो क्लाइंट से जानकारी लेते हैं, आई नो सम पीपल हु टेक अ मंथ और मीटिंग, जस्ट मीटिंग मिल जाता है। अच्छा बेटे का कितना फीस है, स्कूल में कितना खर्चा होता है, अच्छा वो गाड़ी है उसमें पेट्रोल कितना जाता है, ये सब लेके बैठते हैं। जब वो फाइनल एक्सेल मैंने देखा है, पूरा जन्म कुंडलिंग बनता है। और जब आप क्लाइंट का सब कुछ जान लेते हो तो सोल्यूशन लेना बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नोइंग योर क्लाइंट्स। जितना आप उसमें डेप्थ में जाओ वो परपेचुअल होगा। आप सॉल्यूशंस ऐसे दे सकते हो जो क्लाइंट बोलेगा अरे ये तो मुझे करना था, इन्होंने बता दिया। तभी आपका क्लाइंट का एलोकेशन बढ़ता है या वॉलेट शेयर बढ़ती है। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। डोंट लुक एट एवरी मीटिंग एज अ चेक जनरेटिंग मीटिंग। चेक इज एन आउटकम। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये जो इतने बड़े बड़े एनआईटी से मिला, उन सब का आपने ये जो बताया ना, एग्जैक्टली वही वही था कि क्लाइंट के ऊपर पीएचडी करो। बस 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 क्लाइंट का किधर क्या है, अगर बहुत उनके अच्छे से। लाइफ आप जान गए जी कुल। तो और कुछ चाहिए भी नहीं। फिर वो क्लाइंट या बाकी आपको आपके लिए सब कर जाते हैं। बट क्लाइंट के बारे में जानना, उनकी ज़रूरतें क्या है, अगर कुछ मेडिकल रीज़न है, वो मेडिकल रीज़न के लिए वो कहने से पहले अगर आप चेक दे दें, जी। सब कुछ हो गया ना, बिल्कुल। राइट। बट अगर आप थोड़ा जानकारी ले लेंगे तो, थोड़ा नहीं सब कुछ लेना पड़ेगा। जी। तो फाइंडिंग सॉल्यूशंस इज वेरी इजी। तो सर ये एमफी का 2047 अमृत काल का एक विजन है, यहाँ से ऑलमोस्ट 35 टाइम्स एईएम और 200 एएमसी। तो वो तो बहुत लंबा पीरियड है, 21 साल है अभी। बट अगर हम नेक्स्ट 5 इयर्स का देखें तो अगर 35 टाइम्स है तो डबल तो होगा एयूम, यहाँ से 80 लाख करोड़ है तो आपको लगता है कितना एमएफडीज का रिक्वायरमेंट है और ये एमएफडी कैसे आएंगे सिस्टम में? इंडिया जैसे कंट्री में जितने एमएफडीज होंगे उतने कम तो पड़ेंगे। सारथी जरूरी है, क्यों कैंपेन बंद है एमपी का, वो करना चाहिए। देखिए वो बंद क्यों है, वो शायद आई नो लॉन्गर ऑन द बोर्ड, तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जी। बट जो क्वेश्चन है ना, वो सारथी जरूरी है तो इज अ गिवन थिंग। जी। बट सारथी सारथी लायक बनना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट। अगर थोड़ा सीधा बोलूंगा, डोंट टेक मी जी। अदरवाइज, जी। अगर 80% ऑफ इंडस्ट्री फ्लो इज ऑन लास्ट 1 ईयर रिटर्न, जी। देन यू हैव टू थिंक, बिल्कुल। राइट। और क्या, सी फंड्स क्या होता है ना, फंड साइक्लिकल होते हैं, बाजार साइक्लिकल होता है। जिसका फंड चला है वो साइकिल कैच कर लिया है, जी। राइट। जो फंड चला नहीं है वो खराब नहीं है, वो शायद अपना साइकिल कैच नहीं किया हो। जी। मैं आफ्टर 30 इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, मेरा एक फॉर्मूला हो गया कि आई विल इन्वेस्ट विद 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो फंड मैनेजर जो अच्छा है, उसका अच्छे दिन नहीं चल रहे, उसको मैं पैसा दूंगा या, जी। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा कहावत है, अगर बाजार के अच्छे दिन में, बुरे दिन में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बाजार के अच्छे दिन में वो अपना ख्याल कर लेंगे। जी। एक अच्छा फंड मैनेजर के बुरे दिन में आप उनका साथ दोगे ना, उनके अच्छे दिन में वो आपका सब कुछ ख्याल बिल्कुल रखेंगे। सिंपल। बहुत अच्छा। तो जो नियर टर्म रिटर्न जो कैटेगरी का बन चुका है, उसका एलोकेशन शुड बी लेसर देन द जो कैटेगरी जिसमें रिटर्न आया नहीं है। आप बाजार में थोड़ा काउंटर खेलेंगे तो अच्छा होगा, राइट।
बट बाजार कंप्लीटली मोमेंटम के साथ चलता है. लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट डू दैट. लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर स्टिक्स टू एलोकेशन एंड केटर्स टू एलोकेशन. राइट. अगर मैं आज आपको बोलूं कि विच इज द चीपेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट, आईटी इज द चीपेस्ट पार्ट. राइट. अगर मैं बोलूं थोड़ा आईटी में चालू करो, लेकिन नहीं यार, अभी थोड़ी ना करेंगे. जो कर लेगा शायद 3 साल में कम आ जाएगा. जी. बट पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मनी ऑन सच लार्ज कंपनीज. जी. प्राइवेट बैंक्स, कुछ बहुत अच्छे प्राइवेट बैंक्स कुछ अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जी. अब जो चल चुका है उसमें मैं डाल के फायदा क्या है? बिल्कुल. दैट इज वेरी क्रिटिकल टू द एडवाइस. वो एडवाइस चेंज अगर नहीं हुआ ना, डेटा ये कह रहा है कि डायरेक्ट फ्लोज बढ़ रहे हैं, जी. डेटा कह रहा है, तो शायद वो एक रिस्क है. तो आपको एडवाइस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा. और ये जो 1 ईयर रिटर्न के साथ अगर निवेश हो रहा है ना, दैट इज नॉट फॉर गोइंग इन फेवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स. ये थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा. अगेन आई एम सेइंग म्यूचुअल फंड को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो पैसा मिल ही रहा है. सही. राइट. बट इतना अच्छा स्कोप है. सो इसमें जो डिफरेंशिएट कर पाएंगे एमएफडी जी, वो जी, बहुत अच्छा. उनके लिए ना कोई लिमिट नहीं. जी. उनके लिए जो कोई है नहीं कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर सब पाएगा. help अगर करेगा. वो लोग हाँ. जो डिफरेंशिएट, और आज अगर जो मैं बता रहा हूँ वो एवरी ईयर में रिपीट करूंगा, एवरी ईयर इस पे आई कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. जी. उनके लिए 5-10 हजार एएम खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. इतना स्कोप है. बट जो एडवाइस और क्लाइंट की जरूरत, ये दोनों पे ध्यान देंगे ना, तो स्काई इज द लिमिट. मैं स्पेस इज द लिमिट, स्काई तो नहीं कहूंगा, उसके ऊपर भी हो सकता है. लोग आजकल स्पेस जा चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स लाइक दैट. इट्स द बेस्ट टाइम टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर. बेस्ट टाइम. मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले बहुत डरता था यहाँ से नौकरी अगर कुछ छोड़ूंगा या कुछ भी करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा. सो मैं यही पूछने लगा था, आपको कोई लाइफ में रिग्रेट? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं. देखिए, एक फिड्यूशियरी रोल करता हूँ, लोगों का पैसा मैनेज करने का हमें मौका मिलता है. इससे बड़ा नौकरी तो है नहीं बाजार में, बिल्कुल. दुनिया में, ऐसा मैं मानता हूँ. और मैं 100% मानता हूँ कि पिछले लाइफ में 100% कुछ पुण्य किया रहेगा तो ये चेयर मुझे मिला है. और जितना दिन ये चेयर कर सकता हूँ तो मैं और कुछ नहीं करूँगा. बट उसके बाद अगर कुछ करने की ख्वाहिश रहेगी तो देयर इज नो बिगर जॉब देन कंटिन्यूइंग टू मैनेज somebody else's money. अगर वो कोई मौका देगा या देंगी तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट. सर इतनी पॉजिटिविटी और इस पॉजिटिविटी नोट के साथ में बंद करने मतलब इच्छा नहीं हो रही है, इतना आपने डिटेल में बताया है. और मुझे लगता है कि अगर एमएफडी सीरियसली इसको सुनेंगे और अगर इसमें से कुछ परसेंटेज भी अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल एमएफडी बन सकते हैं. और आपने 30 सालों का जो पूरा 32 सालों का जो एक साथ में आपने ज्ञान दिया है, सचमुच में बहुत ही थैंक यू वेरी मच सर. इस सीरीज में आप आए और आपने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एमएफडीज के लिए दिया. नो, थैंक यू फॉर द बहुत अच्छा लगा अपॉर्चुनिटी. मेरा देखिए 47-48% ऑफ मेरे एसेट AUM इज फ्रॉम इंडिविजुअल एमएफडीज. जी. दैट इज बाय चॉइस. बिल्कुल. और उसको हम कायम रखेंगे. तो इसी से ही हमारा करियर बना है. तो इनको मैं जितना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ उतना कम है मेरे लिए. तो इनके वजह से मेरा करियर भी बना है. जी. और क्या मैं चाहूँगा कि ये ट्रस्ट अगर लास्ट डे ऑफ माय वर्किंग करियर रख सकूँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा. थैंक यू सर. थैंक यू. आशा है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट मास्टर क्लास के एपिसोड में किस इंडस्ट्री लीडर या एक्सपर्ट को सुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर उनका नाम लिखें.